वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 का चैप्टर। सो सेल को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, राइट। इसका मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लिविंग है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास वो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो क्या है, नॉन लिविंग है। अब वो बेसिक यूनिट क्या है, वो है सेल। ठीक है। सो जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी देख रहे हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी देख रहे हैं। ठीक है। सो ऐसा क्या है उनमें जिसकी वजह से वो लिविंग है, और जो हमारे पास जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी क्या है, नॉन लिविंग। सो इसका आंसर हमारे पास क्या है, द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम सबके पास क्या है, सेल। अब सेल क्या होती है, तो सेल हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी काम करती है। लाइक एग्जाम्पल सुनो, सेल, सेल से आगे जाके बनता है टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम। सो सेल हमारे पास क्या कर रही है, पूरा स्ट्रक्चर बना रही है ना बॉडी का। फंक्शन यूनिट कैसे हुई, अगर सेल नहीं होगी तो हमारी बॉडी के फंक्शन कैसे परफॉर्म होंगे, भाई सेल से ही तो हमारे पास टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, देन क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। सो हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, सेल की वजह से तो कर रही है। सो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सारे ही ऑर्गेनिज्म हमारे पास सेल्स के बने रहते हैं। ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म हमारे पास सेल्स के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। नंबर वन, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, नंबर सेकंड है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होंगे उनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और जैसे हम लोग हैं, हमारे पास मोर देन वन सेल है, हमारे पास काफ़ी सेल्स हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो वो होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सो सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसके अंदर कुछ होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या होंगे, जिनके पास एक सेल होती है उनकी बॉडी के अंदर। मल्टी सेल्युलर जिनके पास बहुत सारी सेल्स मिलेंगी। ठीक है। अब देखते हैं सेल। तो देखो, अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि सेल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, ये हमारे सारे लाइफ के एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। अब देखो, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब यूनि का मतलब एक। अब इमेजिन करो, आप हो अकेले अपने घर पे। ठीक है। आपके ना अभी फिलहाल मम्मी पापा भी कोई भी नहीं है। सो आपको अपने घर का काम सारा खुद करना पड़ेगा, खुद स्कूल जाना पड़ेगा, खुद अपना लंच बॉक्स सब कुछ बनाना पड़ेगा। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, एक ही सेल है। अब उस एक सेल को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, उसी को डाइजेशन कराना है, उसी को एक्सक्रीशन कराना है, एब्जॉर्प्शन कराना है, सारी चीज़ें उसी को करनी है। ठीक है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, उनको खुद ही वहाँ पे काम करना पड़ेगा सारा का सारा। ठीक है। सो परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो इसीलिए सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल हमें देखने को मिलती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कुछ डिस्कवरीज। अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास सेल को देखा किसने। पहले तो सुन लो, रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने एक डेड सेल को देखा था सबसे पहले। ठीक है। और जो एंटोनी वॉन लीविनहॉक थे, इन्होंने पहली लिविंग सेल देखी थी। अब आप याद कैसे करोगे, लिविनहॉक यानी कि लिविंग सेल को इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था। देन रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे पास सेल के अंदर क्या देखा था, न्यूक्लियस। ठीक है। अब न्यूक्लियस काफ़ी डेंस डेंस होता है, काफ़ी घना होता है, तो याद रखो कि ब्राउन कलर, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा। ठीक है। और एंटोनी वॉन लीविनहॉक ने हमारे पास पहली लिविंग सेल को देखा था। ठीक है। सो एंटोनी वॉन लीविनहॉक ने फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या देखी थी, लिविंग सेल देखी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में जाके क्या देखा था, न्यूक्लियस। अब ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन होती गई माइक्रोस्कोप की, एडवांसमेंट होती गई है ना, इंप्रूवमेंट होती गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हम सारे स्ट्रक्चर देख पाए। क्लियर। अब आती है सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या कहती है, हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, पहले देख लेते हैं क्या कहते हैं वो। पहले आते हैं शिल्डन। ठीक है। ये आते हैं 1838 के अंदर, ये होते हैं जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उन सभी के अंदर क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया कि सेल से आगे जाके क्या बनते हैं, टिश्यू। ये किसने बताया था, शिल्डन ने बताया था 1838 के अंदर। अब उसी के बाद हमारे पास एक और आते हैं, शिवान, 1839 के अंदर। ये भी जर्मन के होते हैं, ये होते हैं जूलॉजिस्ट। ठीक है। ये स्टडी करते हैं एनिमल सेल के ऊपर। ये क्या बताते हैं कि जो एनिमल सेल है
उसके बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन, कि एक आउटर मोस्ट एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनके बाहर देखो सेल मेम्ब्रेन तो सबके अंदर मिलेगी, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। इसके अलावा प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा एक और वॉल होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। तो ये वाली चीज़ें हमें किसने बताई थी, जर्मन जूलॉजिस्ट ज्योतिष शिवान, ठीक है। सो इसको ही हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। देखो तो हमारे पास 1838 के अंदर श्लिडन आते हैं जो कि जर्मन बॉटनिस्ट होते हैं। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं और बताते हैं कि जितने भी हमारे पास प्लांट्स होंगे वो सभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सेल से बने होते हैं और आगे जाके सेल फर्दर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाती हैं। उसी के टाइम पे 1839 के अंदर एक जूलॉजिस्ट आते हैं जो कि अलग अलग तरीके के एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी सेल्स देखते हैं। उन्होंने क्या बताया कि सेल के बाहर एक आउटर लेयर होती है जिसको आज हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने प्लांट के अंदर बोला कि उनके पास एक एक्स्ट्रा सेल वॉल प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा मतलब एक सेल मेम्ब्रेन तो हो गई, ठीक है, उसके बाहर एक और प्रेजेंट है सेल वॉल, ठीक है। So on the basis of this, Shivan proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cells and product of cell. इसका मतलब अब जो हमारे पास जो डिटेल निकल के आई, शिवान ने जो जो चीज़ें देखी, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास श्लिडन ने भी बोला कि प्लांट के अंदर सेल है, ठीक है, और इन्होंने अभी एनिमल के ऊपर भी स्टडी की तो उन्होंने बोला एनिमल्स के अंदर भी सेल है। इसका मतलब प्लांट है या एनिमल है, इन दोनों की बॉडी किससे बनी है, सेल या फिर उसके प्रोडक्ट ऑफ सेल से, ठीक है, सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ सेल। समझ में आया। सो ये है हमारे पास सेल थ्योरी। लेकिन अब भी दिक्कत हमारी ख़त्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें इन्होंने ये नहीं बताया कि जो पुरानी सेल है, मतलब जो सेल है वो बनी किससे है, ठीक है। सो हमें ये तो नहीं बताया कि जो सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है वो कहाँ से बन के आई हैं। सो उसका आंसर हमें देने के लिए आते हैं एक साइंटिस्ट, उनका नाम होता है विर्शो, ठीक है। सो वो बताते हैं कि जो सेल है ना, वो पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी से आगे जाके दूसरी सेल बनती है। इसको बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब सेल डिवाइड होंगी फिर न्यू सेल आगे जाके बनती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, राइट। सो श्लिडन और शिवान ने हमारे पास क्या दी थी, सेल थ्योरी। लेकिन ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि किस तरीके से नई सेल्स हमारे पास बनती हैं। तो हमारे पास विर्शो 1855 में आते हैं, वो कहते हैं सेल हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले रहती थी उनसे डिवाइड होकर आगे दोबारा से क्या बनी है, एक न्यू सेल बनी है। इसको बोलोगे ओमनेस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। सो उन्होंने सेल थ्योरी के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दी। उन्होंने सिर्फ क्या कहा कि जो सेल होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, वो सारे किससे बने हैं, सेल या फिर उनके सेल ऑफ प्रोडक्ट से बन के आते हैं। सो इसमें मॉडिफिकेशन की गई। फर्स्ट तो वही है जो भी हम पढ़ के आए थे श्लिडन शिवान की थ्योरी से। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट बोला कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, ओवरव्यू ऑफ सेल। अब देखते हैं सेल हमारे पास बाहर से दिखता कैसा है। सो हम क्या करेंगे, एक अनियन पील लेंगे, यानी कि हमने एक प्लांट सेल ली, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखो। हमने क्या देखा कि भाई ये तो प्लांट सेल है, इसका मतलब इसके पास क्या मिलेगी, सेल वॉल। तो मानो ये आपके पास अनियन पील सेल ली, इसके ऊपर क्या है, सेल वॉल है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल हमारे पास बाहर आउटर बाउंड्री है, आउटर कवरिंग है प्लांट के अंदर। अब सेल वॉल को कैसे याद रखोगे कि ये तो अलग से दे रखी है, जबकि एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है। सो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हो। जो प्लांट होते हैं वो मूवेबल नहीं होते, सो उनकी बॉडी को कोई भी हार्म पहुंचा सकता है। तो उससे बचने के लिए इनके पास एक्स्ट्रा बाउंड्री प्रेजेंट है ताकि वो अपनी बॉडी को सेफ रख सके, ठीक है। सो इनके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है एज इट्स आउटर बाउंड्री। कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक। अब दूसरा बोला ना, एक ले लो ह्यूमन चीक, यानी कि एक एनिमल सेल लेके देख लेते हैं कि वो कैसी दिखती है। सो हमने जब ह्यूमन चीक के जब सेल ली तो हमने देखा उसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर इन्होंने बोला एक घना सा एक न्यूक्लियस भरा है जिसके ऊपर एक कवरिंग दे रखी है, यानी कि मानो ये रहा आपके पास सेल। अब इसको कैसे मानोगे, सेल को मान लो आप अपना घर, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, हेड होते हैं ना बेसिकली घर में। सो न्यूक्लियस को मान लो हेड, ठीक है। बाकी अब हम लोग भी तो घर में रह रहे हैं, सो हम क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया बचा वो है ऑर्गेनेलीज, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, ये सारे होते हैं, ठीक है।
अब ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सो वो सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये हमारे पास मेन एरिया होता है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं ताकि हम सेल को लिविंग स्टेट के अंदर रख सकें। ठीक है, तो देखो एक बार रीड कर लेते हैं। जो ह्यूमन चीक सेल थी उसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन थी, ठीक है, जिसको हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या देखा कि भाई न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत घना घना सा न्यूक्लियस है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, और क्रोमोजोम के अंदर ही हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। क्लियर। सेल्स है हमारे पास जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं, उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक से आप लोग याद रखोगे कि मैं आप लोगों की बात करूँ तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी जो मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि न्यूक्लियस है ना, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलने वाली है। ठीक है, सो हम है यूकैरियोट्स यानी कि मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। अब कुछ होते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रो से याद रखो पुराने ज़माने के। सो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि उनके न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, सो एक होते हैं यूकैरियोटिक, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वो जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है, और प्रोकैरियोटिक वो जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्लियर। चाहे वो प्रो हो या फिर यूकैरियोटिक हो, या तो हम लोग हो या फिर पुराने ज़माने के हो, सबके पास साइटोप्लाज्म मिलने वाला है जो कि हमारे पास ऑक्यूपाई करता है सेल के वॉल्यूम को। साइटोप्लाज्म क्या है, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, चाहे वो प्लांट के अंदर हो या फिर एनिमल के अंदर हो। काफ़ी सारी हम लोग केमिकल रिएक्शंस इसी के अंदर परफॉर्म करते हैं ताकि हम सेल को लिविंग स्टेट के अंदर रख सकें। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने पास। थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं ऑर्गेनेलीज वगैरह कैसे अरेंज है। ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल है उनके पास, अब देखो जब न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग थी, है ना, सो हमारे जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, ये इन सब के ऊपर भी क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो न्यूक्लियस के साथ साथ जितने मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स वगैरह। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, यानी कि उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है जो कि यूकैरियोटिक के अंदर भी मिलेगा और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मिलेगा। अगर मैं बात करूं कहाँ पे मिलने वाला है, सो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास वही आगे क्लोरोफिल वगैरह बनता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होता है। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखने को मिलता है। तो आप लोग याद रखोगे राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट है एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होनी ज़रूरी है, बिल्कुल। तो हमारे अंदर होता है सेंट्रोजोम। ठीक है, इसको आगे बताएंगे कि ऐसे कैसे सेल डिवीजन में इसकी हेल्प होती है बेसिकली सेंट्रोजोम की वजह से। ठीक है, सो एनिमल्स के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम, जो कि सेल डिवीजन के अंदर हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ी सेल की साइज शेप की बात कर लेते हैं। तो सेल ज़्यादा डिफर करती है इन देयर साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। अब सेल की डिफरेंट साइज हो सकती है, डिफरेंट शेप हो सकती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, देखो एक बार जो हमारे पास आरबीसी है, सो वो है बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी देखो अमीबॉइड। अब अमीबा की कोई शेप थोड़ी ना होती है। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियल सेल, कॉलम की तरह खड़ी है एक तरीके से, देखो ना आप। तो ये है कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो कि लॉन्ग होती हैं और पतली पतली होती हैं। ये है नर्व सेल, तुम्हारे दिमाग के अंदर है ना। सो ये कैसी है, आपके पास ब्रांच्ड है, लॉन्ग है। नेक्स्ट है ट्रैकीड, ये काफ़ी इलोंगेट दिख रही है आप लोगों को। मीजोफिल सेल देखो, राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है, अभी जो मैं एनाटॉमी के अंदर देख के आए थे। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया की जो सेल है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर की हो सकती हैं। और सबसे बड़ी जो सेल होती है वो है ऑस्ट्रिच का एग होता है। तो उसको आप याद रखोगे। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर खून के अंदर क्या होती है, आरबीसी। सो आरबीसी का जो साइज है वो होता है 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, नर्व सेल अभी मैंने आपको बताया ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, उनकी शेप भी अलग अलग हो सकती है।
कोई डिस्क लाइक हो सकता है, कोई पॉलीगोनल हो सकता है उनकी शेप के अकॉर्डिंग, कोई कॉलमनर, कोई क्यूबॉइड, कोई थ्रेड लाइक, कोई यहाँ तक कि शेप भी नहीं हो सकती बहुतों की। तो इनकी जो सेल की जो शेप होती है ना, वो वेरी करेगी कि उनका किस तरीके का फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि नर्व सेल है, अब नर्व सेल देखो लॉन्ग है क्योंकि उसको सिग्नल ले लेके जाने हैं। ठीक है, सो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सारे क्या आते हैं, बैक्टीरिया, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लीरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, एक अलग बात क्या होती है इनकी प्रोकैरियोटिक की, कि ये होते तो छोटे हैं लेकिन बहुत जल्दी रैपिडली डिवीजन करते हैं, बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक रियल में प्रो लाइफ जी रहे हैं, बहुत जल्दी से रिप्रोडक्शन करेंगे, राइट। इनका भी शेप साइज के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, 4 तरीके की हमारे पास शेप होती है, बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस, कोकस में ओ आ रहा है तो याद रखो स्फेरिकल टाइप होगा, विब्रियो, विब्रियो आई आ रहा है यानी कि कोमा टाइप होगा, स्पाइरलम हमारे पास क्या होगा, स्पाइरल टाइप होगा। ठीक है, सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। मतलब जो प्रोकैरियोटिक की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी सिमिलर होती है, भले ही प्रोकैरियोट्स की साइज, शेप, फंक्शन बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। ठीक है, सो देखो हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, लेकिन कोई डिफाइंड न्यूक्लियस वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर उनका जो डीएनए वगैरह भी होगा, जेनेटिक मटेरियल, वो भी नेक्ड होगा, उसके ऊपर भी कोई कवरिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होती है, सेल वॉल। एक यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखी है, माइकोप्लाज्मा, जो भी आप ऊपर पढ़ के आए थे, 0.3 माइक्रोमीटर का जिसका साइज था। ठीक है, इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती, जबकि है क्या, प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, साइटोप्लाज्म यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होता है। ठीक है, कोई भी इनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है नेक्ड, कोई भी एनवलप इनके ऊपर नहीं होता, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब सुनो, अब थोड़ा बात कर लेते हैं डीएनए वगैरह की। सो एक होता है हमारे पास जीनोमिक डीएनए, ठीक है, एक होता है प्लाज्मिड डीएनए। एग्जाम्पल, मानो ये आपके पास सेल है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वाई क्रोमोसोम, फिर डीएनए। अब इसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। और अगर हमारे पास एक बाहर भी प्रेजेंट होता है, यानी जीनोमिक डीएनए के बाहर एक और डीएनए प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। इसकी भी पावर होती है कि ये रेप्लिकेट कर सकता है, सेमी ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकता है, सर्कुलर होता है ये। ठीक है, सो देखो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर जीनोमिक डीएनए मिलेगा वही न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा उनके पास डीएनए के बाहर, जीनोमिक डीएनए के बाहर एक और स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड को हम ज़्यादातर पढ़ते हैं बायोटेक के अंदर। सो अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। तो जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, सो देखते हैं एक बार, जीनोमिक डीएनए के साथ साथ हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए भी होता है जो कि स्मॉल होता है डीएनए। ठीक है, ये प्लाज्मिड डीएनए हमारे पास फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं। इसके अलावा वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। हम 12th क्लास में देखते हैं इस चैप्टर को, इसमें हम रीड करते हैं प्लाज्मिड के बारे में। सो वहाँ में प्लाज्मिड डीएनए का यूज़ करते हैं मॉनिटर करने के लिए, किसको, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है विद फॉरेन डीएनए। फिर अभी मैंने आपको बताया जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, नो ऑर्डिनरी लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। तो राइबोसोम ऐसा है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोट्स के पास इसके अलावा कुछ इंक्लूजन्स भी होती हैं। पहले बता दूं इंक्लूजन्स क्या होती हैं। देखो हमारे पास कभी कभी क्या होता है, ये मानो ये सेल मेम्ब्रेन है, वही जैसे कि आप देखते हो। ठीक है, अब ये अंदर क्या होता है, हमारे पास ऐसे बनी रही थी सेल वॉल, बट ये क्या कर रही है, ये इनफोल्डिंग्स कर रही है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलोगे मीजोजोम। क्या बोलोगे, मीजोजोम। अब ये जो अंदर वाली जो सेल है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इसने क्या कर ली, इनफोल्डिंग कर ली, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोजोम। ठीक है, सो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे। तो देखो हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर इंक्लूजन्स बनते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बनेगा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोजोम। ठीक है, ये ज़रूरी होते हैं ताकि हम सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग करवा के आगे हम क्या बनवा सकें, सेल वॉल बना सकें।
नेक्स्ट आता है टॉपिक सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, कि भाई हमने सेल की कैसे कैसे कवरिंग कर रखी है ना, वो कैसे कैसे मॉडिफाई हो रखा है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनके ऊपर एक मस्त कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप लगा होता है जो कि बहुत टाइटली बाउंड होता है। उसके पास 3 लेयर होती हैं। हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो देखो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। भाई देख किसके अंदर है, प्रोकैरियोट्स के अंदर देख रहे हैं। तो अंदर वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन। देन क्या, सेल वॉल। और जो येलो वाली है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ना, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टफ कवरिंग होती है बाहर। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्टिव यूनिट बना के हम लोगों को देते हैं, ठीक है। तो देखो आउटर मोस्ट क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद क्या आती है, सेल वॉल अंदर की तरफ। फिर सबसे अंदर क्या आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीनों की तीनों लेयर्स का हमारे पास क्या होता है, फंक्शन परफॉर्म करती हैं और बनाती है सिंगल प्रोडक्टिव यूनिट। इसके अलावा बैक्टीरिया को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि वो कलर की तरफ किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करवाते हैं। स्टेनिंग का मतलब हम लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालेंगे। अगर उन्होंने रिएक्ट किया तो हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। अगर उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, कोई भी कलर में अगर उन्होंने एक तरीके से कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो उनको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखो दोज हु टेक अप ग्राम स्टेन उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। जिन्होंने स्टेनिंग प्रोसीजर को अपने अंदर अप्लाई नहीं किया उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब थोड़ा ग्लाइकोकैलिक्स का देख लेते हैं मॉडिफिकेशन। तो देखो ग्लाइकोकैलिक्स की जो कंपोजिशन और थिकनेस है वो वेरी करती है अलग अलग बैक्टीरियाज के अंदर। अगर ये लूजली अरेंज्ड हुई तो बनाती है स्लाइम लेयर, ठीक है। अगर ये बहुत थिक टफ लेयर बन के रही तो बनाती है कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ये लूजली अरेंज भी हो सकती है, लूज शीट सेल भी बना सकते हैं जिसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। और कभी कभी टफ भी हो सकती है जिसको बोलते हैं कैप्सूल। अब जो सेल वॉल होती है हम लोगों को पता है क्या करती है, एक तरीके से शेप अच्छे से बना देगी। दूसरा हमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, ठीक है, बैक्टीरिया को, ताकि उसकी सेल वगैरह बर्स्टिंग ना हो पाए, कोलैप्सिंग ना हो पाए। सो प्लाज्मा में सिलेक्टिवली परमेबल होती है। एग्जाम्पल, आप लोग हो अपने घर में सबके लिए थोड़ी ना गेट खोलोगे, उनके लिए तो गेट खोलोगे जिनको आप लोग जानते हो। ऐसा थोड़ी ना सबके लिए ओपन करके रखोगे। सो हम भी क्या है, हम सिलेक्टिव लोगों को एंट्री देंगे कि इसको एंट्री देनी है तो अलाउड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। So, इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। वो उन्हीं को एंट्री देगी जिनको वो चाहती है, ठीक है। इंटरेक्ट करती है वो बाहर के सराउंडिंग के साथ। तो देखो ये थी हमारे पास सेल, ये सेल की मेम्ब्रेन थी। अब ये किसी किसी को एंट्री देगी, किसी को एंट्री नहीं देगी, ठीक है। दूसरा, ये बाहर के एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। बाहर क्या है, इसके आउटसाइड वाला एनवायरनमेंट है ना, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होती है स्ट्रक्चरली विद यूकैरियोट्स, ठीक है। अब देखते हैं थोड़े बहुत हम वही मीजोजोम जो मैंने अभी आपको बताया था। एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर जिसको बोलते हैं मीजोजोम। कैसे बनता है, एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एक्सटेंशन मतलब ये देखो इनफोल्डिंग हो रही है मेम्ब्रेन की। क्यों होती है भाई, पहले सुन लो। अब इनफोल्डिंग हो रही है, अगर ये देखो स्ट्रक्चर ऐसे होता तो सरफेस एरिया कम है। अगर मैंने इसको ऐसे 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 कर दिया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये क्या बनाएगी आगे जाके, सेल वॉल बनाती है, ठीक है। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन में, बाकी कुछ सीक्रेशन वगैरह में भी हेल्प करवाती है, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन करवाने में भी हेल्प करती है। अगर रेप्लिकेशन होगी तो नॉर्मल सी बात आगे क्या बनेगी, डॉटर सेल तो फॉर्मेशन उनकी होनी ही होनी है, ठीक है। सो जब इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो हमारे पास वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेला की फॉर्म में मिल सकती है। ये हेल्प करती है सेल वॉल की फॉर्मेशन के अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर और डॉटर सेल्स बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी यूजेस हैं, रेस्पिरेशन में, सीक्रेशन के अंदर भी हेल्प करती है। इसके अलावा ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं फॉर द प्लाज्मा एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक सियानोबैक्टीरिया। उनके पास भी कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, जिनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर, जो कि क्या करते हैं, जिनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट को कलर वगैरह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास बैक्टीरिया का सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा कैसा हो सकता है। तो सुनो, बैक्टीरिया हमारे पास कुछ मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल का मतलब जो मूवेबल होते हैं, नॉन मोटाइल जो मूवेबल नहीं होते। अगर भाई वो मोटाइल हुए इसका मतलब उनके पास कुछ ना कुछ मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ दे रखा होगा एक्सटेंशन, तो वो होता है फ्लैजिला,
ठीक है। सो इनके पास क्या होता है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है उनकी सेल वॉल के ऊपर, जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। अब देखते हैं पहले फ्लैजिला कैसा है भाई। तो ये है हमारे पास फ्लैजिला। अब मानो ये इसकी बॉडी है, इसके ऊपर ऐसे करके हुक लाइक स्ट्रक्चर बैठा है और बाहर ऐसे क्या निकला है, फ्लैजिला निकला है। ठीक है। सो देखो नीचे क्या है हमारे पास, सबसे पहले बेसल बॉडी होती है। बेसल बॉडी से अटैच है हुक रीजन और हुक के ऊपर क्या लगा है, फ्लैग लगा है, फ्लैजिला। सो इस फ्लैजिला की हेल्प से ये क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है। तो देखो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है फ्लैजिला का। ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। अब ये क्या था, फिलामेंट था, नीचे क्या हुक, इसके नीचे क्या था, बेसल बॉडी। सो जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, ये रहा आपके पास। ठीक है। ये सेल के सरफेस से एक्सटेंड होता है। दूसरा, फ्लैजिला के साथ साथ हमारे पास कुछ पिलाई और फेमरे भी प्रेजेंट हो सकते हैं सरफेस स्ट्रक्चर पे, लेकिन इनका कोई रोल नहीं होता मोटिलिटी में, ये हेल्प नहीं करते मूव करने में। ठीक है। अब देखो पिलाई। सो पिलाई हमारे पास लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब पिलाई यानी कि पिल की बात हो रही है। पिल कैसी होती है भाई, लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किससे बनी रहती है, प्रोटीन से बनी रहती है। तो देखो पिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। देन आता है फिम्ब्रे। अब देखो फिम्ब्रे क्या है भाई, ये सेल के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे एक फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर निकल के बैठे हुए हैं, इनको बोलते हैं फिम्ब्रे। ये हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी, जो बैक्टीरिया की जो बॉडी है, वो अटैच हो सके रॉक्स से या फिर होस्ट की टिश्यू वगैरह से अटैच हो सके। तो ये पिलाई और फिम्ब्रे क्या कर रहे हैं, इनका कोई रोल नहीं है मोटिलिटी के अंदर, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है। अब देखते हैं राइबोसोम और कुछ इंक्लूजन बॉडी। अब राइबोसोम हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एसोसिएट होता है। ठीक है। इनका साइज 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक हो सकता है। ये 2 सब यूनिट से बनता है, एक बड़ी सब यूनिट, एक छोटी सब यूनिट। ठीक है। सो बड़ी वाले को लार्ज बोलोगे, छोटी वाली को स्मॉल सब यूनिट बोलोगे। ठीक है। जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S से बनी रहती है, जो बड़ी होती है वो बनी रहती है 50S से। अब 50 और 30 को बोलना चाहिए 80, लेकिन यहाँ पे 80 ना बोलने को बोलते हैं 70S, क्योंकि बायो वालों की मैथ थोड़ी कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट, राइबोसोम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोटीन बनवाने में हेल्प करते हैं। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है, सो ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू प्रोटीन बनता है। ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, डीएनए से क्या बना, आरएनए। अब ये जो आरएनए है ये स्मॉल सब यूनिट से अटैच हो जाता है और फिर हमारे पास निकाल के क्या देगा, प्रोटीन। सो ये ट्रांसलेशन के अंदर होता है। ठीक है। सो राइबोसोम प्राइमरी साइट होती है जहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही होती है। कैसे होगी, राइबोसोम अटैच करेगा सिंगल एमआरएनए के साथ और बना देगा चेन किसकी, प्रोटीन की, जिसको बोलोगे पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। राइबोसोम हमारे पास हेल्प करेंगे ट्रांसलेशन के अंदर, जिससे कि प्रोटीन बनता है एमआरएनए से। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडी। अब इंक्लूजन का मतलब कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के अंदर इंक्लूड कर रखा है। क्या इंक्लूड करेंगे भाई, खाना इंक्लूड करेंगे, यानी कि स्टोरेज बॉडी होती है जिससे कि हम रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रख सके। इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है। सो ये दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेनस सिस्टम, ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री पड़े रहते हैं, कोई भी इनको रोक टोक करने वाला नहीं है। एग्जाम्पल, फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स हो गए, सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास कुछ गैस वैक्यूल्स मिलते हैं ब्लू ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारे क्या आते हैं हमारे पास, प्रोटिस्टा, प्लांट एनिमल और फंजाई। क्योंकि हमने क्या देखा था, हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। एक था हमारे पास पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा के अंदर सारे क्या आ रहे थे, बैक्टीरिया। सो वो हमने कहाँ पढ़ लिए, प्रोकैरियोट्स के अंदर। सो अब बाकी जो 4 किंगडम बचे वो सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यूकैरियोटिक है यानी हमारी बात हो रही है, तो हमारे अंदर हर चीज़ का एक अलग से स्पेस बना रखा है, एक अलग से कंपार्टमेंट बना रखा है साइटोप्लाज्म के अंदर। एग्जाम्पल, अपने आप को इमेजिन कर लो, कोई घर का काम करता है, कोई कमा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की। ठीक है। अब उन ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी क्या है, मेम्ब्रेन बैठी है, कवरिंग बैठी है। ठीक है। यहाँ तक कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके पास भी क्या है, न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हम अच्छे से मूव वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर।
ठीक है। सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब प्लांट और एनिमल सेल के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। कैसे? देखो, अब देखो प्लांट सेल के अंदर क्या था, सेल मेम्ब्रेन थी हमारे पास, इसके अलावा एक्स्ट्रा सेल वॉल भी प्रेजेंट थी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सेल वॉल एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, सो डिफरेंस मानो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हुए भी। ठीक है। नेक्स्ट, अब प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल कहाँ बनेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो एनिमल्स तो कलरफुल नहीं होते, तो इनके अंदर क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इसके अलावा इन्हें फूड भी स्टोर करना होता है बहुत ज़्यादा, तो फूड को स्टोर करने के लिए क्या होगा, वैक्यूल। सो जो बड़ा सा जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है वैक्यूल। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा एनिमल सेल। सो एनिमल सेल के पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा सेंट्रियोल होता है जो कि सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है, जबकि ये चीज़ प्लांट के अंदर नहीं मिलने वाली। सो ये डिफरेंस हो गए हमारे पास कुछ। ठीक है। तो देखो प्लांट और एनिमल सेल आर डिफरेंट एज, क्यों, क्योंकि जो प्लांट है उसके पास सेल वॉल होगी, प्लास्टिड होंगे, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट मिलेगा जिसके अंदर। ठीक है। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, अभी दिखाया, जबकि ये सारी चीज़ किसके अंदर एब्सेंट है, एनिमल सेल के अंदर। ना तो उसके पास प्लास्टिड है भाई, वो फोटोसिंथेसिस का क्या करेगा, ना ही उसके पास वैक्यूल है, इतना खाना हम क्यों स्टोर करें जब हम मूवमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास सेल वॉल भी नहीं होती, जबकि एनिमल्स के पास एक्स्ट्रा एक चीज़ अवेलेबल है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीजन के अंदर हमारी हेल्प करता है, जो कि प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से, अब सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था वो मैं 1950 के अंदर देखा था बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। लेकिन इससे पहले हमारे पास कुछ केमिकल स्टडीज चली थी ह्यूमन आरबीसी के ऊपर, एरिथ्रोसाइट के ऊपर, ताकि साइंटिस्ट पता लगा सके कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से हम लोगों को देखने में नजर आता है। ठीक है। सो हमने डिटेल स्ट्रक्चर देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू 1950, लेकिन हमारे पास कुछ केमिकल स्टडीज थी ह्यूमन आरबीसी पे की गई थी, ताकि साइंटिस्ट ड्राइव कर सके, पता कर सके कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। ठीक है। सो हमारे पास स्टडीज होती गई, तो सेल मेम्ब्रेन का हमने देखा कि भाई सेल मेम्ब्रेन हमारे पास दो चीज़ों से मिलके बनी रहती है, नंबर 1 लिपिड्स, नंबर 2 प्रोटीन्स। ठीक है। लेकिन इनमें मेजॉरिटी हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स मिलता है, इसके अलावा कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इनका अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि क्लास 10th में हमारे पास सोप का स्ट्रक्चर होता है ना, मिसल फॉर्मेशन हमने वहाँ पे देखी थी, तो वहाँ पे हेड रीजन था, एक टेल रीजन था। हेड जो रीजन था वो क्या था, हाइड्रोफिलिक नेचर था उसका। ठीक है। और जो टेल रीजन था वो क्या था, हाइड्रोफोबिक। सिमिलर यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। देखो हमारे पास बाई लेयर होती है, 2 लेयर है, राइट। अब जो हेड रीजन होता है वो है हमारा बाहर की तरफ। ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है। सो हेड रीजन क्या है, वाटर लविंग है नेचर में। ठीक है। सो हेड पोलर रीजन मान लो। अब बीच में क्या है, इधर भी टेल है और इधर भी टेल है। अब जो टेल रीजन होता है वो होता है हमारा नॉन पोलर एंड। ठीक है। सो जैसे 10th में था मिसल फॉर्मेशन में बाद में देखा था, वहाँ पे हेड रीजन था, फिर टेल रीजन था, सेम यहाँ पे है। ठीक है। सो बाई लेयर्स में अरेंज होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। एक हेड रीजन होता है जो कि हाइड्रोफिलिक है, एक टेल रीजन है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, तो यही तो बताया कि भाई सेल मेम्ब्रेन हमारे पास लिपिड्स और प्रोटीन्स की मिलके बनी रहती है। इसमें सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है फॉस्फोलिपिड्स, और कुछ कोलेस्ट्रॉल भी हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अरेंजमेंट कैसा होगा भाई, जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ होगा और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ होगी। ठीक है। सो इससे हमें क्या एश्योरिटी मिलती है, ताकि हमारा जो नॉन पोलर टेल है यानी जो हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है वो हमारा प्रिवेंट रहे एक्वस एनवायरनमेंट से, और कहाँ पे स्टोर है, वो अंदर की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखो आगे हमने देखा कि भाई बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हमने की। सो हमने देखा कि भाई सेल मेम्ब्रेन के पास ना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो इसमें हमने देखा ह्यूमन आरबीसी के ऊपर क्या देखा भाई, इसके ऊपर प्रोटीन मिलता है और लिपिड मिलता है। ठीक है। अब प्रोटीन और लिपिड का रेशियो वेरी कर सकता है, सेल पे डिपेंड करेगा भाई हम कहाँ के सेल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सो प्रोटीन तो बना है 52% रेशियो प्रोटीन का, और लिपिड से 40% है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ प्रोटीन के ऊपर भी भाई, कि मैं प्रोटीन को किस तरीके से बाहर आराम से निकाल सकती हूँ, किसको नहीं। सो प्रोटीन भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटीग्रल, एक होता है पेरिफेरल। इंटीग्रल के नाम से समझ में आ रहा है भाई अंदर की तरफ इनर साइड में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब जो ऑलरेडी अंदर घुस के चीज़ें होंगी तो क्या हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सो इंटीग्रल प्रोटीन ये देखो ये रहा हमारे पास, तो इसको आसानी से थोड़ी ना निकाल सकते हैं। तो हो सकता है या तो ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ हो, बाई लेयर के अंदर हो। ठीक है। या फिर हो सकता है पार्शियली अंदर बैठा हो।
तो इसको निकालने में हमें काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी। एक होता है पेरीफेरल प्रोटीन, पेरी मतलब ऊपर की परत पे प्रेजेंट है, ऊपर के देखो ये रहा आपके पास पेरीफेरल प्रोटीन। सो प्रोटीन में हमारे पास दो कैटेगरी के होते हैं, नंबर 1 इंटीग्रल, नंबर 2 पेरीफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो देखो बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जो इनका रेशियो होता है प्रोटीन या फिर लिपिड का वो वेरी कर सकता है इन डिफरेंट सेल टाइप। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की अगर मैं ह्यूमन आरबीसी की बात करूँ एरिथ्रोसाइट की, सो 52% क्या मिलेंगे प्रोटीन, 40% उसके पास लिपिड्स। ठीक है, फिर मैंने बोला कि भाई प्रोटीन को कितने आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं फिर नहीं, यानी कि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी हमारे पास प्रोटीन दो तरीके के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 इंटीग्रल, नंबर 2 पेरीफेरल पेरी। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, अब डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कि भाई प्रोटीन को हम आसानी से निकाल सकते हैं या फिर नहीं, सो उसके अकॉर्डिंग में हमारे पास दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, नंबर 1 इंटीग्रल, नंबर 2 पेरीफेरल। पेरीफेरल के नाम से समझ में आ रहा है कि यानी कि ऊपर की परत पे, ऊपर की तरफ प्रेजेंट आउटर सरफेस पे वो होगा पेरीफेरल प्रोटीन, सो ये होता है पेरीफेरल। ठीक है, इंटीग्रल के नाम से आता है इनर साइड, यानी कि जो अंदर की तरफ जो प्रोटीन होगा ना, ये है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि पूरा का पूरा मेम्ब्रेन के अंदर बरिड है, या तो पार्शियली हो सकता है या फिर टोटली हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास निकलसन और सिंगर आते हैं, दो साइंटिस्ट 1972 के अंदर। वो हमें एक मॉडल देते हैं जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब भाई फ्लूइड के नाम से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, यानी पानी होगा और पानी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें तैर रही होंगी सेम। तो हमारे पास यहाँ क्या होता है, पूरे में लिपिड भरा रहता है। लिपिड से याद रखो LI से लिपिड, LI से लिक्विड, यानी लिपिड लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे है। ठीक है, और उसके अंदर क्या चीज़ें तैर रही हैं, प्रोटीन तैर रहा है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, हमारे पास जो फ्लूइड नेचर पाया लिपिड का, उसकी वजह से हमें मदद मिली ताकि हमारे पास मूवमेंट हो सके प्रोटीन की। इसके अलावा भाई क्या होता है, अच्छे से सेल की ग्रोथ हो गई, सेल की डिवीजन हो गई, फॉर्मेशन होगा, इंटरसेलुलर जंक्शन है ना, इधर उधर सेल आपस में मिल पाएंगे, जंक्शन हो पाएगा उनके बीच में, सिक्रेशन हो पाता है काफ़ी सारी मटेरियल्स का, एंडोसाइटोसिस हो पाएगी। ठीक है, तो देखो इम्प्रूव मॉडल दिया गया सेल मेम्ब्रेन का, किसने दिया था, सिंगर और निकलसन ने 1972, जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है हमारे पास लिपिड का, जिसकी वजह से प्रोटीन्स की मूवमेंट हो पाती है पूरी लेयर के अंदर। ठीक है, अब जो फ्लूइड नेचर है इसके अलावा और भी फंक्शन प्रोवाइड करता है भाई, लाइक सेल की ग्रोथ करेगा, सेल की डिवीजन करवाएगा, इंटरसेलुलर जंक्शन बनवाता है। ठीक है, सीक्रेशन हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया, तो ये भी इसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं इस नेचर के। ठीक है, लिपिड जो था हमारे पास। अब बात करती हूँ मैं थोड़ा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, उसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो स्ट्रक्चर हमने ऊपर देख लिया, आप देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेल मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिवली के नाम से समझ में आ रहा भाई, हम ना सबको एंट्री नहीं देंगे, हम ना लोगों को सिलेक्ट करेंगे कि भाई अच्छा इसको एंट्री देनी तो अंदर, इसको अगर बाहर निकालना तो उसको एग्जिट करवा देंगे। ठीक है, परमिएबल का मतलब परमिशन देनी, यानी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि वो किसी चीज़ को अंदर आने देगी, अदरवाइज नहीं आने देगी, उसकी मन की मर्जी चलने वाली। जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, सबको एंट्री तो नहीं देते ना अपने मेन डोर से, किसी किसी को देंगे जिनको हम जानते हैं, सेम यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हमें क्या करवाना है, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट। हम सब जानते हैं भाई सेल मेम्ब्रेन है, अब उसी के थ्रू तो चीज़ें अंदर और बाहर जाएंगी। ठीक है, और ये भी क्या है, सेमी परमिएबल है, यानी किसी किसी को देगी। ठीक है, तो क्या करती है, पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव। अब पैसिव के नाम से समझ में आता है कि भाई कोई भी एनर्जी नहीं लगानी, और एक्टिव के नाम से समझ में आ रहा है एक्टिवली हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि मैं चीज़ों को इधर से उधर या उधर से इधर ला सकूं, तो उसमें हमें एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हम सब्सटेंस का मूवमेंट करवाएंगे। कैसे भाई, मान लो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है बाहर की तरफ और सेल मेम्ब्रेन के अंदर कम है, तो इधर O2 कम, इधर O2 ज़्यादा, तो इधर से इधर मूवमेंट होगी हमारे पास, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी सॉल्यूट्स की। ठीक है, उसमें आपकी गैसेस वगैरह भी आ गई, सो इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना, इसी को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भाई क्या होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। जैसे कि हमें पानी का मूवमेंट करवाना है, सो हम क्या करवाएंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि भाई मूवमेंट करवा दो पानी का। ठीक है, तो देखो
इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है। अब मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन से बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट में, ठीक है। उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल न्यूट्रल सॉल्यूट्स हो गए, लाइक तुम्हारे पास कुछ गैसेस वगैरह हो गई, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर। इसी तरीके से पानी का भी हम मूवमेंट करवाएंगे। सो पानी के मूवमेंट करवाएंगे उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे चीज़ देखिए, हमारे पास क्या होता है ना, पोलर मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन, ठीक है। और नॉन पोलर मैंने अभी आपको बताया था, ये रीज़न था जहाँ पे टेल प्रेजेंट थी अंदर की तरफ। सो अगर हमें यहाँ प्रोटीन की एंट्री करवानी है, सो ये तो ऑलरेडी नॉन पोलर है, तो ये तो पोलर को एंट्री नहीं देगी, तो इसीलिए हमें एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं कैरियर। सो कैरियर प्रोटीन की मदद से ये प्रोटीन अंदर जा पाएगा, ठीक है। सो पोलर मॉलिक्यूल एंट्री कर पाता है नॉन पोलर एनवायरनमेंट के अंदर थ्रू द कैरियर प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन दी गई है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पास नहीं कर सकते नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के अंदर, सो इसलिए हमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके आसानी से, ठीक है। सो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई इसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके अंदर कोई भी एटीपी वगैरह की ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल वॉल। अब देखो हमारे पास सेल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, देन क्या है, सेल वॉल। अब सेल वॉल किसके अंदर मिलती है, प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर मिलती है, राइट। अब हमारे अंदर तो सेल वॉल नहीं है, अब हमारी बॉडी इतनी सॉफ्ट है, लेकिन आप प्लांट की बॉडी देखो वो कितनी ज़्यादा रिजिड होती है ना, उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। सो सेल वॉल हमारे पास क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, सबसे पहले तो भाई शेप प्रोवाइड करेगी, बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी ताकि उसे कोई डैमेज ना कर सके, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके, है ना। सेल टू सेल इंटरेक्शन हो सकता है, बैरियर बना रही है। अब देखो ये प्लांट है, ये इसकी ये सेल वॉल, सो इसके अंदर का मटेरियल बाहर वाले मटेरियल से, बाहर वाले एनवायरनमेंट से बिल्कुल सेपरेट है ना, सो एक बैरियर बना रही है, राइट। सो देखो हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, चाहे वो फंजाई के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर हो, ठीक। सेल वॉल हमें शेप प्रोवाइड करके देगी, प्रोटेक्शन करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करती है, ठीक है, बैरियर बनाती है फ्रॉम अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि भाई एल्गी का बता दो और प्लांट सेल की वॉल कैसे बनी रहती है। सो एल्गी की सेल वॉल बनी रहती है सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनन्स, मिनरल्स। अब जो मिनरल्स हैं वो किससे बने, कैल्शियम कार्बोनेट से बने रहते हैं, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन से, प्रोटीन से बनी रहती है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे पास एल्गी की सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज, सॉरी नीचे मैंने गैलेक्टोज बोल दिया, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल से बनी रहती है, ठीक है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि जो प्लांट की जो वॉल है वो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बनी रहती है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन बताना चाहूँगी। हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं ना, यंग प्लांट्स, उनकी जो सेल वॉल होती है वो दो तरीके की है, पहली है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी। अब प्राइमरी के अंदर हमारे पास सेल ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ अच्छे से कर सकती है, जैसे ही वो मैच्योर हो जाती तो वो सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। अब सेकेंडरी सेल वॉल कभी भी हमारे पास ग्रोथ नहीं करती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल तो सबसे बाहर की तरफ होती है और सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ। अब ये देखो एक तरीके से क्या करेगी, यहाँ पे कोई भी सेल की यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। सो देखो यहाँ क्या लिखा है, हमारे पास प्राइमरी वॉल होती है जो कि ग्रोथ अच्छे से कर सकती है और सेकेंडरी वॉल होती है जो कि ग्रोथ नहीं करती है, जो कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। फिर एक आता है हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा भाई क्या करता है, देखो अगर मैं कहूँ कि मेरे को तो दो सेल को जुड़वाना है तो वो कैसे जुड़वाएंगे। सो अंदर का प्लाज्मा मुझे दूसरे वाली प्लाज्मा की एक तरीके से मुझे ज्वाइन करवाना है, कनेक्ट करवाना है, सो वो हम करवाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। सो प्लाज्मोडेस्माटा जंक्शन बना रहा है, बेसिकली ब्रिज बना रहा है ताकि दोनों सेल का साइटोप्लाज्म आपस में मिल सके, ठीक है। इस पोर्शन को बोलेंगे मिडिल लैमेला, जो कि बना रहता है कैल्शियम पेप्टेट के थ्रू बना रहता है, ठीक है। सो मिडिल लैमेला कैल्शियम पेप्टेट का बना है जो कि हमारे पास बाकी सेल्स को, यानी जो दो पड़ोसी सेल है, नेबरिंग सेल, उसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो कि साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करवाता है बाय द नेबरिंग सेल, ठीक है। तो सेल वॉल यहाँ तक आई होप समझ में आया हो। अब देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी ऐसा हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है जिनके ऊपर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं। अब वो होते हैं टोटल 4।
नंबर 1 ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 गोल्जी बॉडी, नंबर 3 लाइसोसोम, देन है वैक्यूल्स। ठीक है, अब सुनो, इनको मैं यहीं से थोड़ा बहुत समझाना चाहूँगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम के ऊपर भी, वैक्यूल्स के ऊपर भी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्रोटीन प्लस लिपिड बनाएगा। ठीक है, अब ये प्रोटीन और लिपिड बन गए तो इनकी पैकेजिंग करवाता है गोल्जी बॉडी, समझना आप। ठीक है, गोल्जी बॉडी। अब ज़रूरी थोड़ी पैकिंग जब हम करते हैं तो हमेशा सारा सामान एक तरीके से ठीक ही लगा हो, कुछ कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। सो ख़राब जो सब्सटेंस होगा उसको ख़त्म कौन करवाएगा? लाइसोसोम। ठीक है, वैक्यूल्स क्या करते हैं? एक्स्ट्रा जैसे कि कुछ सब्सटेंस होगा जिनको स्टोर करके रखना है तो वो करते हैं वैक्यूल्स। सो कंपनी की तरह मान के चलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कराएगा प्रोटीन्स की, लिपिड्स की। पैकिंग करवाता है गोल्जी बॉडी। पैकिंग के सामान पे जो मतलब कुछ एक्स्ट्रा सामान निकला है उसको ख़त्म करवाना है, सो वो करेगा लाइसोसोम्स। स्टोर कराना है सामान को तो वो करेगा वैक्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स भी होते हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेट नहीं होते, आपस में मिलके काम नहीं करते, तो इसीलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, सो इन चारों से समझ में आ गया होगा कि भाई ये चारों के चारों ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, एक तरीके से काम करते हैं, साथ मिलके इनका फंक्शन करना ज़रूरी है, इसीलिए इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर डालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने देखा कि भाई हमारे पास ना एक सिस्टम प्रेजेंट है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के पास में बैठा रहता है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से होता है। अब एंडो अंदर की तरफ, प्लाज्मा में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ न्यूक्लियस के पास में एक रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है। रेटिकुलेट का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके का हो सकता है, एक होता है इंट्राल्यूमिनर, एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनर। कैसे समझोगे? मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सो ये वाला पोर्शन तो है इंट्रा, और बाहर जो साइटोप्लाज्म का जो रीजन बच गया उसको बोलोगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन। क्लियर? अब देखते हैं, थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं। तो भाई हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरीके का होता है। अगर उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो बोलोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस डायग्राम को देखो, देखो ये रहा न्यूक्लियस, इसके आसपास मैंने बोला था यहाँ पे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हमारे पास थोड़े बहुत राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। क्या होता है? प्रोटीन बनाना। ठीक है, यहीं से आप समझ जाओगे। नीचे देखो यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख ही रहा है आपको, ये देखो स्मूथ है, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बनाता है लिपिड। ठीक है, सो नंबर 1 हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें समझ में आया। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसके आउटर सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये प्रोटीन बनवाता है और सीक्रेट भी करता है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एब्सेंट है, जहाँ पे राइबोसोम है ही नहीं, तो ये बनवाता है लिपिड्स और कुछ इसी के जैसे स्टेरॉइड्स के हार्मोन्स बनवाता है। ठीक है, सो देखो हमारे पास क्या है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सो बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ से आप समझ जाओगे भाई उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है तो उसका रफ सरफेस होगा जब उसके ऊपर ऑलरेडी चीज़ें लगी हुई हैं। एक होता है स्मूथ, स्मूथ का मतलब शाइनी सरफेस है, वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो उसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्रोटीन बनवाता है और सीक्रेशन करवाता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स की फॉर्मेशन करवाएगा और इसी के जैसे कुछ स्टीरॉयडल्स हार्मोन्स बनवाता है। आ गया जी समझ में? नेक्स्ट देखते हैं अपने पास गोल्जी बॉडीज़। अब गोल्जी बॉडी क्या होती है भाई सुन लो। पहले तो गोल्जी हम लोग गोल्जी ही क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी। ठीक है, सो इन्हीं के सरनेम की वजह से, इन्हीं की याद में हमने इसका नाम रख दिया गोल्जी। ठीक है, सो देखो एक ये सरफेस होता है, एक पीछे का सरफेस होता है। सो कॉनकेव, तो ये रीजन है जैसे कि हम बनाते हैं ना ऐसे कॉनकेव, सो ये होता है कॉनकेव सरफेस। ठीक है, कॉनकेव ट्रांस भी बोल सकते हो, इसको आप मैच्योरिंग फेज भी बोलते हो। ठीक है, अभी से लर्न कर लो, यहाँ पे चीज़ें मैच्योर होंगी, यहीं से मैं समझा दूंगी आपको किस तरीके से काम होगा। ये है कॉनकेव, ठीक है, सॉरी कॉन्वेक्स फेज है ये आपका। तो ये है सिस फेज, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग यानी कि कुछ ना कुछ आप फॉर्मेशन करवाओगे, कुछ ना कुछ पैकेजिंग करवाओगे। ठीक है, बीच में है ऐसे 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 सिस्टर्ने,
इनको बोलते हैं सिस्टर्ने। अब पहले मैं फंक्शन समझा देती हूँ किस तरीके से पैकेजिंग होगी। लेट्स से यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पे मान लो सबसे पहले उसने बना दिया प्रोटीन। क्या बना दिया भाई? प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन को हमें पैकेजिंग करवानी है तो वो जाएगा गोल्जी के पास। अब गोल्जी का ये वाला फेज कौन सा है? कॉन्वेक्स यानी फॉर्मिंग वाला फेज। ये इसको यहाँ पे पकड़ के बैठ जाएगा। अंदर क्या है? सिस्टर्ने। यहाँ पे हमारे पास मॉडिफिकेशन होगी, जो भी हमें चीज़ें उसमें ऐड वगैरह करनी है, अच्छे से पैकिंग वगैरह करनी है, वो कर देना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पहुँचेगा ट्रांस फेज पे यानी मैच्योरिंग फेज पे आ जाएगा प्रोटीन। किस फॉर्म में आएगा? ग्लाइको प्रोटीन। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे हो जाएगा काम। समझ में आया? देखो एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मान लो प्रोटीन बना के भेजा। अब प्रोटीन पहुंचा गोल्जी के पास। कौन से फेज पे? एक तरीके से कॉन्वेक्स फेज पे। ठीक है, कॉन्वेक्स फेज होता है फॉर्मिंग फेज। उसके बाद वो जाएगा सिस्टर्ने के पास, देन जाएगा कॉनकेव फेज के पास और क्या बना के दे देगा? ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड। अब लिपिड आएगा किसके पास? गोल्जी के पास। गोल्जी इसको क्या बना के दे देगा? ग्लाइको लिपिड। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे यहाँ पे काम होगा। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। कैमिलो गोल्जी 1898 में सबसे पहले इन्होंने डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर देखा था न्यूक्लियस के पास में। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। इसी के बाद में इनका नाम दिया गया गोल्जी बॉडी। ठीक है, अंदर क्या है? सिस्टर्ने बैठी रहती हैं। अब ये सिस्टर्ने हमारे पास स्टेक्ड पैरेलल होती हैं आपस में। ठीक है, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक, गोल्जी सिस्टर्ने कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है। आप देख सकते हो रिंग्स की फॉर्म में कंसेंट्रिकली हैं ये चीज़ें सारी की सारी। ठीक है, फिर मैंने आपको दो फेज समझाया, एक मैच्योरिंग और एक आपके पास था फॉर्मिंग फेज। ठीक, तो देखो गोल्जी अपैरेटस हेल्प करता है फंक्शनिंग में। कैसे करेगा भाई? पैकेजिंग करवाता है। ठीक है, अब पैकेजिंग करवा के कहाँ भेजना है? जहाँ पे भी टारगेट होगा, इंट्रासेल्युलर टारगेट या फिर सेल के बाहर भिजवा देंगे हम उस सामान को। ठीक है, मटेरियल्स को हम गोले फॉर्म में, एक तरीके से वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करते हैं। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा सिस फेज के साथ अटैच होता है। सिस फेज कौन सा है? हमारे पास कॉन्वेक्स फेज यानी कि फॉर्मिंग फेज के साथ हमेशा अटैच होता है। उसके बाद फिर वो जाएगा मैच्योरिंग फेज के साथ। ठीक है, वहाँ इसीलिए हमारे पास गोल्जी बॉडी हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके रहता है। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स हुए जो किसने बनाए थे? राइबोसोम ने। कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। सो अब वो जाएंगे हमारे पास पहले सिस फेज में, देन जाएंगे ट्रांस फेज में। ट्रांस यहाँ पे याद रखो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई यानी कि मॉडिफिकेशन हो गई कंप्लीट, मैच्योर हो गया। ठीक है, सो प्रोटीन आया तो ग्लाइको प्रोटीन में चेंज कर दिया, लिपिड आया तो ग्लाइको लिपिड्स के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं लाइसोसोम। अब मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लाइसोसोम ये कब बनते हैं भाई? जब पैकेजिंग करवा रहे होते हैं गोल्जी अपैरेटस के अंदर। इनका काम क्या है? चीज़ों को देखते ही खत्म कर देना, जैसे WBC का काम होता है। एग्जाम्पल मान के चलो, आपके पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बन गया, सो ये एक एंजाइम निकालेगा कार्बोहाइड्रेट, उससे उसको ख़त्म करवा देगा, फिनिश करवा दिया। अगर प्रोटीन ज़्यादा बना तो प्रोटीएज से उसको डाइजेस्ट करवा दो, लिपिड्स बना तो लाइपेजेस से उसको डाइजेस्ट करा दो, न्यूक्लिक एसिड बना तो न्यूक्लियस से उसको डाइजेस्ट करा दो। ठीक है, सो ये हमारे पास पैकेजिंग इन गोल्जी अपैरेटस के टाइम पे चीज़ें बनती हैं। ये क्या करता है भाई? डाइजेशन करवा देता है। ठीक है, सो ये काफ़ी रिच होता है, इसके पास सभी तरीके के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइक लाइपेजेस क्या करेगा? लिपिड्स को ख़त्म कराएगा, प्रोटीएजेस प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट को और न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीएच पे ये काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या करते हैं हमारे पास? मान के चलो आप लोग हो, अब जैसे हमारे पास कोई नई चीज़ आती है तो ज़रूरी थोड़ी हम पुरानी वाली को फेंक देंगे, स्टोर करके रख लेते हैं ना। ठीक है, सो वैक्यूल्स का काम भी स्टोरिंग का ही है। सो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्यूल होता है, 90% वॉल्यूम प्लांट का बना रहा होता है वैक्यूल। ठीक है, इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो पहले देखो ये सेल है, अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये देखो ये स्ट्रक्चर है वैक्यूल और इसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। सो वैक्यूल्स के अंदर क्या है? लाइक वाटर सैप, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हो गया या ऐसे प्रोडक्ट जो कि यूज़फुल एक तरीके से नहीं है बट हमने स्टोर करके रख रखे हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट का काम क्या होता है? कुछ आयंस हो गए या कुछ और मटेरियल्स हो गए उनको ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, सो हमारे पास क्या होगा? वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर बोलते हैं टोनोप्लास्ट।
वैक्यूल्स 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, टोनोप्लास्ट हेल्प करते हैं ताकि हम आयंस को या कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें। अमीबा की अगर मैं बात करूँ तो वैक्यूल्स होते हैं कौन से, कॉन्ट्रैक्टाइल, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर और एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं। प्रोटिस्ट किंगडम था, उसके अंदर फूड वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल का मतलब यानी जहाँ पे भी खाना दिखा उसको इंगल्फ कर लेना। सो यहाँ पे मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोवाइड करके देता है, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में करता है। ठीक है, हमें फंक्शन के बारे में अच्छे से पता है, भाई इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर को जानने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से कलर करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को स्टेनिंग करनी पड़ेगी, तभी ही जाके मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकती हूँ। ठीक है, सो एनसीईआरटी फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, हमें इसे स्टेनिंग करना पड़ेगा, स्टेन्ड करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, तभी मैं इसे ईजिली देख सकती हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी क्या कहती है कि हमारे पास सेल का ना, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है इस सेल के अंदर कम हो, उस सेल के अंदर कम हो, मतलब कि हो सकता है उस वाली सेल को कम काम करना पड़ रहा हो तो उसके अंदर एनर्जी हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत है नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे क्या होंगे, कम होंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरी वाली सेल। ठीक है, अब जैसे कि मानो आपके हार्ट है तो हार्ट को काफ़ी काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, राइट। इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज़, यहाँ तक कि शेप के अंदर, साइज़ के अंदर भी हमारे पास वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो सॉसेज शेप्ड होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का होगा, लेंथ 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर की होती है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का होता है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब इसके पास दो मेम्ब्रेन है, एक है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन मुझे इस तरीके से बनानी थी लेकिन मैंने नहीं बनाई, क्यों, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या करती है अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ क्या करती है वो इन फोल्डिंग्स बना लेती है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। ठीक है, सो अब इसने जो फॉर्मेशन की, इस फॉर्मेशन का नाम होगा क्रिस्टे, याद रखोगे। सो हमारे पास क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई और एक अंदर क्या हो गया, हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ने क्या किया, फोल्डिंग्स बना लिए जिसको बोलते हैं क्रिस्टे। सो इससे क्या हो गया, हमारे पास ल्यूमन डिवाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, बीच के अंदर जो ये मसाला दिख रहा है ये क्या है, मैट्रिक्स है भाई। इसी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए होता है वो जो कि सिंगल होगा, ठीक है, आरएनए होगा, राइबोसोम होगा, ताकि प्रोटीन की हमारे पास क्या हो सके, सिंथेसिस हो सके। इसके अलावा हम एक चीज़ तो जानते हैं कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एटीपी हमें मिलते हैं जिसको हम एनर्जी की तरह यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो देखो, आउटर मेम्ब्रेन हो या अंदर की मेम्ब्रेन हो, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के पास अपने खुद के एंजाइम्स होते हैं, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ये लोग नहीं होते। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई हमारे पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो मेरे पास फोल्डिंग्स बनाती है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे, क्लियर। अब इसके अंदर जब मैं जाके देखती हूँ तो मेरे को मिलता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास डीएनए होगा, देन आरएनए होगा और राइबोसोम होते हैं जो कि क्या बनेंगे, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी कर सकता है कि क्या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फिजन के थ्रू डिवीजन करता है। ठीक है, और इसको पावर हाउस ऑफ सेल हम लोग इसको कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिड। अब सुनो, प्लास्टिड से याद रखो भाई प्लांट के अंदर ये चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर मिलती हैं प्लास्टिड। अब कभी देखा है एनिमल्स कलरफुल हो, नहीं ना, तो प्लास्टिड क्या करते हैं, हमारे प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये सारे प्लांट्स के अंदर कुछ यूग्लिनॉइड्स के अंदर देखने को मिलता है। ये काफ़ी बड़े होते हैं, अब ये लार्ज इनका साइज़ है तो हमें ज़्यादा स्टेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इनका काफ़ी साइज़ बड़ा होता है तो हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स होते हैं, अब वही पिगमेंट जैसे प्लांट किंगडम में देखा था, वहाँ पे था हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, है ना, जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन, आर फाइकोरेथिन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। इस तरीके से प्लास्टिड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के नाम में आ रहा है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल होता है और हमारे पास होता है कैरोटिनॉइड। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं भाई, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, तभी जाके क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब क्लोरोफिल अगर मेरे पास है तो कलर क्या होगा प्लांट का, ग्रीन कलर होगा। ठीक है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ मिलते हैं भाई, लीफ के अंदर बैठे रहते हैं, मीजोफिल सेल, उसी के अंदर कौन बैठा है, क्लोरोप्लास्ट बैठा रहता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन है, क्लोरोफिल, जो कि प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है।
ठीक है। इनका भी नंबर शेप साइज वेरी कर सकता है। लेंथ कितनी होगी मेरे पास, 5 से 10 माइक्रोमीटर। विड्थ की बात करें तो 2 से 4 माइक्रोमीटर होगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमो से याद रखो भाई, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यानी कि कोई कलर की बात हो रही है। सो यहाँ पे फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं। अब जैसे हमने प्लांट किंगडम में देखा था कैरोटीन और जेंथोफिल, ठीक है। एक था ब्राउन एल्गी, उसके अंदर मिला था जेंथोफिल और फिकोजेंथिन। वो क्या कर रहे थे मेरे पास, प्लांट के कलर को चेंज कर रहे थे। तो देखो येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमें 3 तरीके के कलर हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूको से कुछ चीज़ अगर याद आ रही हो तो बोलते हैं ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट होते हैं WBC, जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो कलरलेस होती हैं। तो आप यहाँ से कुछ याद कर सकते हो कि भाई ल्यूकोप्लास्ट यानी उनके अंदर कोई भी कलर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ आप याद रखोगे, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों ने मिलकर क्या दिया, कलर दिया, ठीक है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, ये कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर कलर नहीं देता तो फंक्शन क्या होगा भाई, स्टोरेज का काम होता है। ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, ठीक है। अब इसमें 3 कैटेगरी है। नंबर 1 अमाइलोप्लास्ट, नंबर 2 एलायोप्लास्ट, नंबर 3 एल्यूरोप्लास्ट। अब अमाइलो से याद रखो भाई अमाइलेस। अब अमाइलेस से याद रखो स्टार्च, ठीक है। सो ये स्टार्च को स्टोर करेगा। एलाइयोप्लास्ट, अब देखो इसके अंदर ओ भी आ गया तो याद रखो ऑयल, ठीक है। सो ऑयल से याद रखो फैट। अगर हम ऑयली सब्सटेंस कुछ ना कुछ खाते हैं, ऑयली चीज़ें वगैरह, तो फैट तो ऑलरेडी डिपॉजिट होना ही होना है। तो आप याद रख सकते हो एलाइयोप्लास्ट से ऑयल और फैट, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट, अगर हमें याद हो मोनोकॉट था हमारे पास सीड, उसके अंदर एलिरोन की एक प्रोटीन की लेयर होती है जो कि डिवाइड कर होती है एंडोस्पर्म को, ठीक है। सो एलिरोप्लास्ट से याद रख लो कि भाई वो प्रोटीन को स्टोर करेगा, ठीक है। सो देखो दोबारा देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया, सिर्फ ग्रीन कलर हमें प्रोवाइड करके दिया। क्रोमोप्लास्ट ने येलो, ऑरेंज, रेड बिल्कुल कलरफुल कर दिया हमारे पास प्लांट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट ने कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन उसने स्टोरेज की, स्टार्च की, ऑयल, फैट, देन प्रोटीन की। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया मेरे पास डबल मेम्ब्रेन था, इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। यानी एक इसके पास आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इसके पास इनर मेम्ब्रेन होगी। अब जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी लेस परमेबल है, मतलब वो कम ही लोगों को एंट्री देगी, बाकी लोगों को नहीं देगी, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी जो चीज़ें बची उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। पहले मैं आपको उसको डायग्राम से समझाना चाहूँगी, सुनो। ये वही क्लोरोप्लास्ट हमारे पास, वही आउटर इनर मेम्ब्रेन, समझ लेना, ठीक है। अब मान लो ये एक बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है, अब मैं आपको इनर मेम्ब्रेन दिखा रही हूँ अंदर की तरफ, ठीक है। ये है इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जितना भी जो सब्सटेंस बनता है, जितनी भी जो चीज़ें बैठी हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्लियर। अब स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास इस तरीके से स्टेक लाइक एक स्ट्रक्चर बना रहता है जिसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। अब सुनो, अगर मैं एक ऐसा बनाऊंगी तो बोलेंगे थाइलाकॉइड, ठीक है। सो एक स्मॉल, एक मैंने एक पाइल ऑफ कॉइन बनाया तो उसको बोलेंगे थाइलाकॉइड। अगर मैं सबको मिला के बोलूँ तो बोलते हैं ग्रेना। तो याद रखो कि स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास थाइलाकॉइड्स बैठे रहते हैं। अगर एक बैठा तो बोलेंगे थाइलाकॉइड, और बहुत सारे ऐसे बैठे हैं साथ मिलके तो बोलेंगे ग्रेना, ठीक है। ग्रेना का एक और नाम होता है, बोलते हैं इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड, ठीक है। अब ये जो मेरे पास जो थाइलाकॉइड है, इसके अंदर का जो स्पेस बना, इसको बोलते हैं ल्यूमन, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रेना है। ग्रेना क्या है, पूरे थाइलाकॉइड को मिला के बोला है, और थाइलाकॉइड होता है एक मेरे पास, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या चीज़ें बैठी रहती हैं, स्मॉल सर्कुलर DNA और राइबोसोम्स बैठे होते हैं। तो देखो ये मेरे पास आउटर मेम्ब्रेन, फिर ये है अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर सारा क्या है, स्ट्रोमा बैठा है, ठीक है। अगर एक में सिक्के की बात करूँ तो बोलेंगे थाइलाकॉइड, और बहुत सारे सिक्के मिलके बैठे हैं तो बोलेंगे हमारे पास ग्रेनम, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने ये जो येलो लाइन बनाई, ये क्या है भाई, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स बैठे हैं, यानी कि ग्रेना बैठे हैं, ठीक है। इधर भी ग्रेना बैठे हैं। अब इनको कौन मिलवाएगा, मिलवाने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए, तो वो है स्ट्रोमा लैमेला। अब स्ट्रोमा के अंदर है ये क्या, सारा स्ट्रोमा, तो बीच में जो मिलेगा उस पोर्शन को बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेले। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास राइबोसोम। अब राइबोसोम को सबसे पहले जॉर्ज पैलेट ने देखा था 1953 के अंदर। राइबोसोम RNA और प्रोटीन से मिलकर बने रहते हैं, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। राइबोसोम के अंदर 2 यूनिट होती हैं, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। लाइक जो यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम है वो होता है 80S का, जो लार्ज सब यूनिट होगी वो 60S की होगी, और जो छोटे सब यूनिट होती है वो होती है 40S की। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हमारे पास बड़ी वाली यूनिट बनाती है 50S, और जो छोटी वाली यूनिट होती है वो बनाती है 30S, ठीक है। अब ये जो S में बोल रही है, S क्या है, तो S होता है स्वैडबर्ग की यूनिट, इसका मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। ये इनडायरेक्टली साइज और डेंसिटी को मेजर करती है,
क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोस्केलेटन। अब साइटो का मतलब होता है सेल, और स्केलेटन का मतलब सेल को हम क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब स्केलेटन कैसे बनेगा, तो भाई प्रोटीन का बना रहता है। नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, बैठी रहती हैं चीज़ें। क्या क्या हो सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफ्लामेंट्स, इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स होते हैं। फंक्शन क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना है सेल को, मोटिलिटी ताकि वो मूव कर सकें, ठीक है, और शेप सेल की मेंटेन रहती है, ठीक है। सो इसके अंदर मेरे पास आते हैं सीलिया और फ्लैजिला। अब सीलिया मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक आउट ग्रोथ है, इसको बोलते हैं सीलिया नंबर 1। फ्लैजिला क्या होते हैं, मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर ऐसे फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। अब सीलिया काफ़ी स्मॉल होते हैं, ये ओट्स की तरह काम करते हैं। ओट्स का मतलब जैसे कि हमारे पास चप्पू होता है जो पानी के अंदर, ठीक है, बोटिंग के टाइम पे हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इमेजिन कर लो एक हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, उसके अंदर कोई स्विमिंग कर रहा है, सो उसकी खुद की बॉडी भी आगे मूव करेगी और साथ साथ जो आसपास का जो पानी है, सराउंडिंग जो वाटर है, वो भी मूव करेगा। तो इसका भी फंक्शन क्या होता है, या तो सेल मूव करेगी या फिर सराउंडिंग फ्लूइड मूव करेगा, ठीक है। फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, सीलिया सेल मूवमेंट में ये भी हेल्प करवाता है। डिफरेंस एक चीज़ याद रखोगे, जो प्रोकैरियोटिक का जो फ्लैजिला होता है वो वेरी करता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। सीलिया फ्लैजिला के ऊपर एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अंदर जो माल मसाला भरा है इसको बोलते हैं एक्सोनीम, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें बैठी रहती हैं, पहले वो देखते हैं। देखो यहाँ पे पेरीफेरी की तरफ, बाहर की तरफ मेरे पास डबलेट्स की फॉर्म में हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो मेरे पास होते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, वो भी डबलेट्स की फॉर्म में, यानी कि 9 × 2 टोटल कितने हुए, 18 हुए। साथ में सेंटर में हमारे पास 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इनको बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब इसके ऊपर एक शीथ प्रेजेंट है, सेंट्रल शीथ बोल देंगे इसको, ठीक है। अब ये जो पेरीफेरी पे जो बैठे हैं डबलेट्स, इनको भी कोई ना कोई ज्वाइन करेगा, तो ये जो ज्वाइन करेगा इसको बोलते हैं लिंकर्स, ठीक है। सो इनको भी जोड़ने वाला कौन है, लिंकर्स, ठीक है। अब जो पेरीफेरी वाले हैं वो हमारे पास सेंटर वालों से कैसे मिलेंगे, सो सेंटर वालों से मिलाने के लिए भी होते हैं स्पोक्स, इनको बोलते हैं रेडियल स्पोक्स, ठीक है। सो ये मेरे पास 9+2 का एरे का एक सिस्टम आता है। इसके अंदर क्या मैंने बोला कि मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, पेरीफेरी पे डबलेट्स बैठे होते हैं, ठीक है, टोटल कितने 9, डबलेट्स की बात तो होंगे टोटल 18, सेंटर में कितने हैं 2, तो टोटल कितने हुए 20 हुए हमारे पास, ठीक है। अब ये जो पेरीफेरी वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बैठे हैं डबलेट्स, वो भी जॉइन है दूसरे वालों से बाय द लिंकर्स, ठीक है। और जो मेरे पास जो पेरीफेरी वाले हैं वो सेंटर से अटैच है सेंट्रल वालों से बाय द रेडियल स्पोक, ठीक है। अब दोनों ही, चाहे वो सीलिया हो या फ्लैजिला हो, दोनों ही इमर्ज होते हैं फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं बेसल बॉडी, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। पेरी न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 मेरे पास बैठे हैं सेंट्रियोल्स जो कि परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास जैसे वहाँ था डबलेट्स, यहाँ पे होते हैं ट्रिपलेट्स, यानी कि होंगे तो टोटल 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेकिन वो डबलेट्स से ये होते हैं ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो ये 3 की ट्रिपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज्ड है माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफेरी वाले, ठीक है। सेंटर में जैसे वहाँ पे 2 थे, यहाँ पे नहीं होता, इसको बोलते हैं 9+0 एरे। मतलब 0 मतलब क्या, यहाँ पे बीच में एक प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बैठा रहता है जिसको बोलते हैं हब। अब बीच वाले स्ट्रक्चर से कैसे लिंक है, सेम पुराने वाले की तरह, जो पेरीफेरी वाले हैं वो सेंटर से अटैच है बाय द रेडियल स्पोक्स, वो भी कितनी है टोटल 9। अगर 9 पेरीफेरी वाले तो स्पोक्स भी कितनी होंगी, 9 होंगी। और जो पेरीफेरी वाले वो कैसे लिंक कर रहे हैं दूसरे वालों से, बाय द लिंकर्स। सो जैसे वहाँ 9+2 एरे थे, यहाँ पे होता है 9+0, तो 9 तो हो गए पेरीफेरी पे, और बीच में क्या बैठा है, एक हब जो कि है प्रोटीन का बना हुआ, क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिखा है सेंट्रियोल फ्रॉम द बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब क्या होता है, सीलिया और फ्लैजिला की बॉडी से सेंट्रियोल्स निकलते हैं जो कि आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनाएंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्लियर। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। इसको स्टेन किया जाता है बाय बेसिक डाई, क्योंकि हमारे पास एसिडिक होता है डीएनए, ठीक है। सो अगर वो एसिडिक है तो किससे डाई करेंगे, बेसिक डाई यूज़ करेंगे। किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। तब इसको नाम दिया गया था क्रोमैटिन,
सो इंटरफेस न्यूक्लियस में क्या होता है हमारे पास, इंटरफेस न्यूक्लियस होता है जब न्यूक्लियस कभी भी डिवाइड नहीं कर रहा होता, ठीक है, उस टाइम हाईली एक्सटेंडेड होता है, एक स्ट्रक्चर बना देता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का, ठीक है, जिसके अंदर 3 चीज़ें बैठी रहती हैं, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई जब बोलेंगे जब बहुत सारे बैठे हों, न्यूक्लियोलस सिंगल अगर होगा तो बोलेंगे न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब देखो ये क्या है मेरे पास, हमारे पास यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। और कुछ कुछ हमारे पास यहाँ पे पोर्स बैठे रहते हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अब पोर है इसका मतलब ये कुछ ना कुछ एंट्री एग्जिट करा रहे होंगे, किसकी, आरएनए की और राइबोसोम की, ठीक है। और जो बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो मेरे पास लिंक कर रही होती है बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि उसके ऊपर कौन बैठे हैं, राइबोसोम्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्लियर। देन है मेरे पास अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ये है क्रोमैटिन, धागे धागे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। और अंदर है न्यूक्लियोलस, दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, इसी के अंदर राइबोसोम बनता है और इसी राइबोसोम अगर बना है तो प्रोटीन भी यहीं पे बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है नॉर्मली तो, लेकिन कभी कभी वेरिएशंस भी हो सकती हैं, हो सकता है कि सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बैठे हों। और कुछ तो मेरे पास ऐसी सेल्स होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता, जैसे कि इरिथ्रोसाइट आरबीसी होंगी, दूसरी होते हैं सीव ट्यूब, उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्रोमोसोम। अब देखो, अब जब धागे लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको तो बोलते हैं क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन आगे जाके कंडेंस होके सेल डिवीजन के बाद हमारे पास क्रोमोसोम बनाता है, ऐसे होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो बीच का जो पोर्शन है, इस ये जो बीच में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर का काम क्या होता है, दो सिस्टम क्रोमैटिड को आपस में जोड़ के रखने का काम होता है इसका सेंट्रोमियर का, ठीक है। अब इसके साइड में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, क्लियर। सो देखो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन के अंदर क्या क्या बैठा है, डीएनए, कुछ प्रोटीन्स, क्योंकि डीएनए क्या होता है नेगेटिवली चार्ज, सो इसको पकड़ने के लिए कौन बुलाने पड़ेंगे, में पॉजिटिव प्रोटीन्स जो कि होते हैं हिस्टोन्स, ठीक है। और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं जो कि डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। और होगा आरएनए। सिंगल ह्यूमन सेल के अंदर 2 मीटर से 2.5 मीटर तक लंबा डीएनए मिलता है, यानी अगर मैं आपकी बॉडी की एक सेल निकालूं तो उसके अंदर 2.5 मीटर लंबा डीएनए हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यही जो मैंने आपको बताया था, ऐसे करके 2 सिस्टम में क्रोमैटिड को जॉइंट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बनती है जिसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में लिंक करके रखती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है ना, यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है भाई, सेंट्रोमियर के पोजीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास 4 डायग्राम दे रखे हैं। नंबर 1 है मेटासेंट्रिक, नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक, नंबर 3 एक्रो, फिर है टीलोसेंट्रिक। अब देखो मेटासेंट्रिक यानी कि मिडिल में जब सेंट्रोमियर बैठा हो, ऊपर वाली आर्म, ऊपर वाला भी साइज बराबर है और नीचे वाला भी साइज बराबर है, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा ऊपर चला गया, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। देखो ये यहाँ था, ठीक है। अब इसके दोनों आर्म यहाँ पे भी 50%, यहाँ भी 50%, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा ये ऊपर चला गया, सो नीचे की थोड़ी सी लंबी हो गई हमारे पास आर्म, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में क्या हुआ भाई, कुछ ज़्यादा ही नज़दीक चला गया सेंट्रोमियर, क्लोज टू 1 एंड, ठीक है। टीलोसेंट्रिक क्या है, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, ऊपर की आर्म है ही नहीं, देखने को भी नहीं है। सो यहाँ देखो, यहाँ पे ये पोजीशन दिखा रखी है। सो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास 4 दिखा रखी है यहाँ पे। नंबर 1 जब सेंट्रोमियर मिडिल में होगा तो बोलेंगे मेटासेंट्रिक, यहाँ पे दोनों है इक्वल आर्म्स, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी फिर सब मेटासेंट्रिक, इसमें स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर हो गया है सेंट्रोमियर, एक छोटी आर्म होगी और एक थोड़ी सी बड़ी आर्म होगी, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्लोज टू 1 एंड हो गया है, इसमें एक काफ़ी छोटी आर्म है और एक काफ़ी बड़ी आर्म है, और इसमें तो सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन में बैठा है, बिल्कुल ऊपर की तरफ बैठा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सेल का चैप्टर फिनिश हुआ। जिसको भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।